जो टेस्ट नंबर 7 में कॉन्स्टिट्यूशन और पंचायतों से जो भी डाउट आया है वो हम देख लेते हैं। एक एक करके जितने भी डाउट पूछे गए हैं सबको कवर कर लेते हैं। सबसे पहला डाउट पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर लिया गया है सी कि आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। देखिए बहुत से लोगों को अभी तक ये डाउट है जो विशेष बहुमत बोला जाता है वो किसको बोला जाता है। तो जो विशेष बहुमत होता है उसमें केवल 2/3 लोगों को नहीं देखा जाता। विशेष बहुमत बोला जाता है कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, यानी सदन के टोटल जितने सदस्य हैं कुल सदस्य का बहुमत प्लस साथ में 2/3 बहुमत लगता है, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, तो इसको मिलाकर जो है विशेष बहुमत बोला जाता है। तो अगर हमको यहां पर जो बोला गया आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन प्रस्ताव को, यानी जब राष्ट्रीय आपात का लगाना होगा तो उसके लिए जो है सदन दोनों सदनों से जो है विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, ना कि केवल 2/3 बहुमत से। तो विशेष बहुमत होता है उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 तो लगेगा ही, साथ में कुल सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिए। तो कुल सदस्यों का बहुमत प्लस 2/3 सदस्यों का बहुमत जो है वो लगता है किसी भी राष्ट्रीय आपातकाल को उद्घोषित करने में या सदन से पारित करवाने में। इसी के लिए इसमें पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, इसलिए सी सही नहीं है, क्योंकि उसमें उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 लिखा है लेकिन कुल सदस्यों का बहुमत नहीं लिखा है। इसके अलावा जो उसका ऑप्शन डी है उसमें डाउट है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस लेने हेतु सदन की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए राष्ट्रीय आपात को वापस लेने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कि राष्ट्रपति सीधा घोषणा कर दे, एक दूसरी घोषणा कर दे जिसके बाद जो है राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जा सकता है, और दूसरी है कि लोकसभा के सदस्य एक प्रस्ताव पारित कर दे जिसके बाद आपातकाल हट जाएगा। तो राष्ट्रपति की घोषणा से भी तो आपातकाल हट सकता है, तो उसके लिए संसद की स्वीकृति तो नहीं है। और दूसरी कंडीशन है कि लोकसभा हटाना चाहे तब हटवा सकती है, तो ये भी तो सही है। इसी के लिए ऑप्शन डी जो है वो अगर देखें तो ऑप्शन के हिसाब से वो कथन सही है, इसलिए इसका आंसर लिया गया सी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि इसमें केवल 545 सदस्य हैं। यदि मतदान के समय केवल 300 सदस्य उपस्थित होते हैं तो अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो देखिए संविधान संशोधन करना है तो संविधान संशोधन के लिए भी क्या होता है, कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत। तो अगर हम देखें तो कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्य कितने हैं अगर हम देखें 545 कुल सदस्य हैं। तो यहां कुल सदस्यों का बहुमत क्या हुआ, 273 तो हुआ, 545/2 कितना हुआ देख लीजिए 273 आएगा, 272 पॉइंट समथिंग। तो ये 273 जो है ये तो सदस्य पहले होना ही चाहिए, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, उपस्थित और मत देने वाले अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 300 है, तो इसका 2/3 देखेंगे तो यहां पर 200 होता है। लेकिन ये कंडीशन भी तो फुलफिल होनी चाहिए संविधान संशोधन करने के लिए, ऐसा थोड़ी कि केवल ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसलिए न्यूनतम सदस्य कितने चाहिए, 273 चाहिए। ठीक है, जो इसके पक्ष में वोट करे तो 273 प्लस यहां पर अगर देखा जाए तो ये 200 वाला तब कंडीशन आता है। तो यहां पे कुल सदस्यों का बहुमत 273 होगा और उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत भी क्रॉस होना चाहिए, तब यहां पर जाकर संविधान संशोधन हो पाएगा। यानी जो 2/3 है इससे ज्यादा होना चाहिए तभी संविधान संशोधन हो पाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से क्या किसी व्यक्ति की नागरिकता के लोप या खत्म होने का कारण बन सकता है। तो इसमें डाउट है ऑप्शन नंबर 3 में, यदि वह नाबालिग है और उसके माता पिता ने भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दिया है। देखिए कोई बच्चा पैदा हो रहा है, उसके माता पिता उस समय तक भारतीय हैं, लेकिन उसके माता पिता फिर अपनी नागरिकता तक का त्याग करके किसी दूसरे देश की नागरिकता को ले लेते हैं, तो वो बच्चा तो अभी नाबालिग 18 वर्ष का भी नहीं हुआ है, तो उसकी नागरिकता उसके माता पिता की जहां की नागरिकता होगी वहां की नागरिकता मिलेगी उसको, तो भारत की नागरिकता तो स्वतः ही समाप्त हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन से भारतीय संविधान की परिसंघी विशेषता है। तो इसमें परिसंघी वर्ड का मतलब पूछा गया, परिसंघी यानी संघात्मक फेडरल सिस्टम। तो इसमें एकल संविधान, अब देखिए भारत में तो एक ही संविधान है,
राज्यों को तो अपना संविधान बनाने की छूट नहीं है, यानी भारत का एक ही संविधान है, तो इस संविधान की एकात्मक विशेषता हुई। फिर है द्विसदनी, यानी लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा भी बनती है, राज्यसभा भी बनती है, लेकिन लोकसभा में लोग कहां से आ रहे हैं? हर राज्यों से ही तो चुनकर आ रहे हैं। राज्यसभा में कहां से लोग आ रहे हैं? राज्यों से ही चुनकर आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर केंद्र के भी लोग बैठ रहे हैं, राज्य के भी लोग बैठ रहे हैं, यानी ये किस तरीके का होगा? संघात्मक विशेषता हुई, यानी परिसंघी, यानी दूसरा पॉइंट सही है। तीसरा है एकीकृत न्यायपालिका। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है और जितने भी राज्यों में न्यायालय चल रहे हैं, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन चल रहे हैं, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है? एकीकृत न्यायपालिका के अंतर्गत है, यानी एकात्मक शासन है, इसलिए इसका आंसर होगा केवल 2 बी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैंने सुधरवा दिया था, कई लोगों ने नहीं सुधारा तो वो सुधार ले। इसका आंसर ऑप्शन में सी 2 और 3 लिखा गया था, लेकिन उसको मैंने सुधरवा के बी 1 और 2 करवाया था, तो इसका आंसर होगा बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये जो है एमएन रॉय है। इसमें क्या डाउट था पता नहीं, आप नेट में सर्च कीजिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसके लिए संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले जो यहां पर डाउट आता है वो ये है कि देखिए अनुच्छेद 368 के तहत अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अगर हम 2 ही तरीके के संविधान संशोधन होते हैं। एक ऐसा संविधान संशोधन होता है जिसमें संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और एक ऐसा संविधान संशोधन होता है जिसमें संसद का तो विशेष बहुमत लगेगा प्लस राज्यों की भी विधानसभा की परमिशन भी लगेगी, यानी 2 तरीके के संविधान संशोधन है। और जो एक तीसरे तरीके का संविधान संशोधन होता है जो साधारण बहुमत से होता है, उसको आर्टिकल 368 के तहत जो है उसको संविधान संशोधन ही नहीं माना जाता। अब जैसे मान लीजिए एमपी से अलग होकर सीजी बना, नया राज्य का गठन हुआ, क्या इसके लिए हमको संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें साधारण बहुमत लगा है राज्यों के गठन करने के लिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसके लिए संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता है? पहला राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया। देखिए सबसे पहले आपको दिमाग में लाना है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हित टकराता हो, वहां पर ही जो है हमको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, यानी हमको विशेष बहुमत और राज्यों की अनुमति लेनी ही पड़ेगी। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया चेंज करना है, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो राज्य के विधानसभा के लोग भी वोट दे रहे हैं, अगर हम उसकी निर्वाचन प्रक्रिया को चेंज करके केवल हम बोल दें संसद के निर्वाचित सदस्य ही वोट दें, तो राज्यों का हित तो वहां पर गया ना। तो इसी के लिए जो है यहां पर अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए हमको देना है, अगर उसकी प्रक्रिया चेंज करना है तो हमको राज्यों की परमिशन भी लेनी पड़ेगी और संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। सेकंड है नए राज्यों का गठन, साधारण बहुमत से होता है, कोई उसको संविधान संशोधन ही नहीं माना जाता, तो दूसरा पॉइंट तो गलत है। और तीसरा संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन, जैसे लोकसभा में कितने सदस्य आएंगे राज्यों से, विधानसभा में कितने से, राज्यसभा में कितने जाएंगे, तो इसमें भी तो राज्यों का हित छुपा हुआ है। तो इसके तहत अगर हमको संशोधन करना हो तो हमको संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा 368 के तहत। तो जहां केंद्र और राज्य दोनों के मुद्दे टकराते हो वहां पर हमको संविधान संशोधन करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आर्टिकल 368 का यूज करना ही पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर है सी 1 और 3, राज्यों के गठन में कोई भी संविधान संशोधन नहीं होता। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रत्याभूत अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर लिया गया है डी। तो इसमें बहुत से लोगों को यह डाउट है कि यह धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। तो अगर आप देखें हमारा जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमको दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्या उसमें हमको धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप से पूर्ण स्वतंत्रता है? नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता हमको नहीं है। कैसे नहीं है? अभी देखिए अगर हम देखें तो अभी सरकार के द्वारा 3 तलाक कानून पारित किया गया है, 3 तलाक को बंद किया गया, वो मुस्लिम कानून के अंतर्गत आता है, मुस्लिम धर्म के अंतर्गत, कि उसमें 3 तलाक जो है उनके मान्यता थी धर्म के अंतर्गत कि 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जा रहा है, लेकिन सरकार ने उसको प्रतिबंध लगाया। तो क्या उनको धार्मिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता मिली है? नहीं मिली है। तो हमारा संविधान धार्मिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे रहा है। क्लियर है? तो यहां पर इसलिए पॉइंट है कि यह धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है, नहीं प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा जो ऊपर का पॉइंट है, स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहे तो अगर कोई व्यक्ति स्वयं से अपना धर्म चेंज करना चाह रहा है वो कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर दें। इसमें बोला है समिति की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1900 ये सही है। लोकसभा अध्यक्ष समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, नहीं होता। लोकसभा अध्यक्ष किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करता है, उसके अध्यक्ष बनाता है लोक लेखा समिति को, स्वयं अध्यक्ष नहीं होता। तो दूसरा पॉइंट गलत है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। लोक लेखा समिति में कोई मंत्री क्या, कोई भी किसी भी समिति में मंत्री शामिल नहीं हो सकते। तो यहां पर जो है 3 जो है पॉइंट शामिल नहीं हो सकता, सही है, इसलिए इसका आंसर है सी 1 और 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लोकसभा में अध्यक्ष के पद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार का सही उत्तर दें। पहला, अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि कार्यवाहक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर निर्धारित करता है, नहीं, वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। दूसरा है, अध्यक्ष जब सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है तो लोकसभा के विघटित होने के उपरांत अपने पद से त्याग पत्र दे देता है, नहीं देता। जब तक नई लोकसभा का गठन ना हो जाए तब तक जो है उसके जो पहला सम्मेलन होता है नई लोकसभा को, उसके पहले वो त्याग पत्र देता है, चाहे लोकसभा विघटित कब भी हो गई हो। तो ये दोनों पॉइंट ही गलत है, इसलिए इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु परिसीमन आयोग की नियुक्ति का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति उसकी अधिसूचना जारी करता है। नेट में सर्च करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बहुत से लोगों को डाउट आया है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला पॉइंट लिखा है प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए, हम ये सामान्यता 5 साल का होता है, सामान्यता 5 साल का होता है, यही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होगा। संविधान में साफ भाषा में लिखा है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल उतना ही होगा जितना राष्ट्रपति चाहे, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकता है। जब लोकसभा में उनका बहुमत हट जाता है तब राष्ट्रपति उनको हटा सकता है, लेकिन उनका कार्यकाल जो रहता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। 5 साल वाला पॉइंट संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं, उसमें लिखा है आपको समझाने के लिए सामान्यता, लेकिन संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है। तो पहला पॉइंट गलत है। दूसरा है कि संविधान यह प्रावधान करता है कि लोकसभा के ही किसी व्यक्ति को जिसका दर बहुमत प्राप्त है उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि लोकसभा का ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, तो ऐसा तो होता नहीं। राज्यसभा का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी गलत है। तीसरा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ऐसा कोई हमारे संविधान में भाग ही नहीं लिखा है। राज्यसभा का मनोनीत सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसलिए इसका आंसर है डी, 1, 2, 3 तीनों ही गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किन परिस्थितियों के कारण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है? पहला, अविश्वास पारित हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। लोकसभा में सदन द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव ना पारित होने पर। अब देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव कब पारित होता है? सरकार की जब राष्ट्रपति अभिभाषण करता है तो पिछले साल में जो सरकार की नीतियां रही है उसी के बारे में तो बात करता है। अगर लोकसभा में वही सरकार की नीतियां ही पारित ना हो पाए जिसमें वो भाषण दिया है, तो लोकसभा में तो सरकार का बहुमत है। अगर लोकसभा से धन्यवाद प्रस्ताव पारित ना हो, यानी जो राष्ट्रपति ने भाषण दिया वही प्रस्ताव उसमें पारित ना हो, तो वो तो उनका बहुमत ही नहीं रह गया माना जाएगा। इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित नहीं होता, तो इस्तीफा देना पड़ता है। तीसरा, लोकसभा में धन विधेयक पारित ना हो। सीधी सी बात है, धन विधेयक जो है उसको पूरी पावर लोकसभा के पास ही है, और लोकसभा में सरकार का बहुमत है और राज्यसभा की पावर 0 है। अगर लोकसभा में ही धन विधेयक पारित नहीं हो रहा तो सरकार को तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, यानी मंत्रिपरिषद गया तो सरकार भी तो गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर दें। पहला है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, नहीं, नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट है, मंत्री उपराज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, वो भी गलत है। वो भी किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इसलिए इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 25। विधान परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर दें। पहला बोला है, किसी व्यक्ति को विधान परिषद के निर्वाचित होने के लिए संबंधित राज्य में किसी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, सही है। या अपने ही राज्य का कोई व्यक्ति विधान परिषद में सदस्य बनता है। सेकंड है, परिषद के लिए 14 दिन के भीतर धन विधेयक को वापस लौटाना आवश्यक होता है। अगर वो धन विधेयक 14 दिन के अंदर नहीं लौटा पाते तो उनकी पावर तो वैसे ही 0 है, विधानसभा के पास ही पावर है, तो 14 दिन के अंदर तो लौटाना ही पड़ेगा। या तो आप कुछ सिफारिश करें कि इसमें ये संशोधन कर दो, तो फिर विधानसभा माने तो ठीक, ना माने तब भी ठीक।
और तीसरा, विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता, जो गलत है। विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है और मंत्री भी बन सकता है। उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, महाराष्ट्र में विधान परिषद के सदस्य हैं। नीतीश कुमार देख लीजिए, बिहार की विधान परिषद के सदस्य हैं। तो यहां पर जो है इसका आंसर बी 1 और 2 है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें दल बदल वाला कानून है। ये वीडियो मैंने YouTube में पहले ही डाला हुआ है, आप उसको जाके देखिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आंसर डी ही आएगा उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्रता के बाद निम्न में से समाज में किन वर्गों को लोकसभा में सीटों का आरक्षण मिला है? तो सिर्फ एससी और एसटी को आरक्षण मिला, ना ही ओबीसी को मिला, ना ही महिला को मिला है। 33% आरक्षण वाला महिलाओं का विधेयक लाया गया था, राज्यसभा में पारित है, लोकसभा अभी भी पारित नहीं किया हुआ है। तो इसमें स्वतंत्रता के बाद केवल आरक्षण हमको एससी और एसटी को मिला है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में एससी दी है तो केवल एक सही है, ना तो ओबीसी को मिला, ना तो महिला को मिला, ना धार्मिक अल्पसंख्यक को मिला है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, वह सदन के दोनों सदनों की बैठकों को स्थगित करता है, नहीं। बैठकों को स्थगित करने का अधिकार जो होता है वो सदन के अध्यक्ष को होता है या सभापति को होता है। राष्ट्रपति के पास सदन को स्थगित करने का कोई पावर नहीं, वो सत्रावसान कर सकता है, सत्र को बुला सकता है, विघटित कर सकता है। स्थगित करने का अधिकार अध्यक्ष या सभापति को होता है। तो पहला पॉइंट गलत है। दूसरा, वह लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है। देखिए, पहले की स्थिति में ये पॉइंट सही है, लेकिन वर्तमान की स्थिति में देखें तो जो एंग्लो इंडियन को नाम निर्देशित करने वाला प्रावधान था, अब उसको जो है हमारी संसद ने आगे नहीं बढ़ाया है। पहले तक सी था, अब अगली बार से जब लोकसभा का चुनाव होगा तो कोई भी एंग्लो इंडियन नाम निर्देशित नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने एससी एसटी के आरक्षण वाला प्रावधान तो आगे बढ़ा दिया, लेकिन एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था कि हर साल एंग्लो इंडियन 2 आएंगे, वो वाला प्रावधान को हटा दिया, यानी उसको आगे ही नहीं बढ़ाया। तो एंग्लो इंडियन अगली बार से नहीं आएगा, तो यहां पर जो ये वाली पावर थी वो ऑटोमेटिक खत्म हो गई। इसलिए इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, किसी राज्य की विधानसभा के विघटित होने पर निम्न में से कौन सा विधेयक व्यवगत यानी लैप्स नहीं होता है? पहला है, ऐसा विधेयक जो विधान परिषद में लंबित है किंतु विधानसभा द्वारा से पारित नहीं किया गया। तो अगर कोई भी विधेयक अगर विधान परिषद से चालू हो रहा है और विधानसभा अभी तक आया नहीं है, तो विधानसभा विघटित हो या ना हो, विधेयक में तो वैसे ही कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो विधान परिषद में ही है। तो पहला पॉइंट जो है कि लैप्स नहीं होता वो सही है। दूसरा है, ऐसा विधेयक जो विधानसभा में लंबित है, चाहे मूल रूप से विधानसभा में लाया गया हो या विधान परिषद द्वारा उसे प्रेषित किया हो। अगर कोई विधेयक विधानसभा में लाया है तो हो सकता है कि विधानसभा में वो विधेयक जो है वो उस विधानसभा अपनी बोल सकते हैं अपने फेवर के लिए कोई विधेयक लाए हो, ठीक है, और विधानसभा जो है विघटित हो गई उसको पारित करने पहले, तो विधेयक अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर विधान परिषद कोई विधेयक पास करके विधानसभा में भेजी और विधानसभा तब भी विघटित हो जा रही है, तब भी वो विधेयक लैप्स हो जाएगा, बचेगा नहीं। तो दूसरा पॉइंट जो है लैप्स नहीं होगा तो वो गलत है, दूसरा पॉइंट जो है लैप्स हो जाता है। तीसरा है, ऐसा विधेयक जो विधायिका द्वारा पारित और राज्यपाल या राष्ट्रपति हेतु भेजा गया है। तो अगर कोई विधेयक विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पारित हो गया है और राज्यपाल की परमिशन के लिए या राष्ट्रपति की परमिशन के लिए भेजा गया है, तो विधेयक लैप्स नहीं होता। तो इसका आंसर है सी, 1 और 3 सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा कथन क्षेत्रीय परिषद के विषय में सही है? तो पहला, इसका अस्तित्व तो भारत के संविधान के कारण है। तो भारत के संविधान में क्षेत्रीय परिषद का कोई प्रावधान नहीं था। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो उसके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू के कहे जाने पर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। यहाँ पर अब सेकंड पॉइंट है, वे भारत सरकार और राज्य के मध्य जो है संबंध स्थापित करते हैं। तो क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य ही है कि दोनों के मध्य समन्वय स्थापित हो, केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र और संघ शासित प्रदेशों के मध्य। और तीसरा, इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम से हुई है, जैसे मैंने पहले बताया वही सही है। तो इसका आंसर है बी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है 39, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, संचित निधि से 2 तरीके के व्यय होते हैं, एक होता है भारित व्यय और एक होता है संचित निधि से किया जाने वाला व्यय। तो भारित व्यय में सदन में केवल चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता। और जो संचित निधि से किया जाने वाला व्यय है उसमें सदन पर चर्चा भी होती है, मतदान भी होता है। तो इसमें से पूछा भारित व्यय से कौन संबंधित है? तो पहला है, इसमें लिखा है, इस पर ना तो संसद द्वारा चर्चा की जा सकती ना ही मतदान, केवल चर्चा की जा सकती, मतदान नहीं किया जा सकता। लेकिन पॉइंट में लिखा है संसद द्वारा चर्चा भी नहीं की जा सकती, तो यहां पर जो है संसद द्वारा चर्चा की जा सकती, इसलिए पहला पॉइंट गलत है। दूसरा है,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन इसमें सम्मिलित होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का केवल पेंशन सम्मिलित होता है भारत की संचित निधि पर, वेतन और भत्ते सम्मिलित होते हैं राज्य की संचित निधि पर, इसलिए दूसरा पॉइंट भी गलत है, इसलिए इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो देखिए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अगर उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। राज्यसभा का सभापति यानी जो उपराष्ट्रपति होता है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो कौन कौन कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष, अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, और लोकसभा का उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति। क्लियर है? तो इसका आंसर जो होगा 1 और 3 यानी सी इसका आंसर है, सभापति नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, यदि विधान परिषद राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर देती है। तो देखिए, अगर विधान परिषद कोई भी विधेयक को जो विधानसभा द्वारा भेजा गया उसको अगर अस्वीकार कर देती है, तो जैसे वहां पे केंद्र में हमको संसद की स्थिति में संयुक्त बैठक हो सकती है, लेकिन यहां पर राज्यों की स्थिति में हमारा संविधान संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं करता। वो विधान परिषद की पावर को वैसे ही सीमित किया हुआ है। अगर विधानसभा से कोई विधेयक पारित होकर जाता है विधान परिषद में और विधान परिषद उसे रिजेक्ट कर देती है, तो अगर विधानसभा पुनः उस विधेयक को पारित करके कर देती है तो उसको विधान परिषद से भी पारित माना जाता है। यानी इसका पॉइंट जो सी लिखा है कि विधान परिषद के निर्णय का अधिरोहण या ओवरराइड करने के लिए विधानसभा दूसरी बार विधेयक पारित कर सकती है, वो सही है। यानी विधान परिषद ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर से वो विधेयक पारित कर देगी विधानसभा, तो विधेयक पारित हो जाएगा। क्लियर है? विधान परिषद कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है इसलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट की संख्या है 90। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के द्वारा अपने मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, अतः इस मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसमें देखिए, बहुत से लोगों ने 13 आंसर मार दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखे न्यूनतम, मिनिमम पूछा है। तो हमारा संविधान क्या प्रावधान करता है? किसी भी राज्य में मंत्री परिषद की संख्या उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यानी ये मैक्सिमम बताता है। तो अगर हम उसका 15% लेंगे 90 का, तब जाकर वो 13 आता है। लेकिन संविधान में यह भी प्रावधान है कि किसी भी किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। यानी अगर किसी विधानसभा की सीट की संख्या मान लीजिए 70 है, तब उसका तो वहां पे 15% जो है वो तो 12 भी क्रॉस नहीं होगा। तो इसी के लिए न्यूनतम प्रावधान किया गया 12। तो यहां पर किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 तो होनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ की स्थिति में न्यूनतम 12 तो होनी चाहिए, और 13वां जो है वो अधिकतम 13 हो सकता है। यानी न्यूनतम 12, अधिकतम 13। तो इसी के लिए इसका आंसर है 12। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कार्य मुख्य सचिव के होते हैं? ये आपको साइड में दिख रहा होगा, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि यह मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है, सही है। या मंत्रियों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर प्रशासनिक टिप्पणी करता है, वो भी सही है। या राज्य के सिविल सेवाओं का अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर सिविल सेवा लिखा है तो कई लोग ये बोल रहे हैं कि वो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है। भाई, लोक सेवा आयोग का नहीं, जो राज्य में जितने भी सिविल सर्वेंट रहते हैं उसका ये हेड रहता है, चाहे वो आईएएस और आईपीएस, सबका हेड जो है यहाँ पर मुख्य रूप से, ठीक है, जितने सिविल सेवक होते हैं उसका हेड होता है मुख्य सचिव। ठीक है, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था वो अलग चलता है, यहाँ पर जितने भी सिविल सेवक होते हैं उसका हेड होता है यहाँ पर मुख्य सचिव। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, जिला कलेक्टर की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें लोग लिखे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग। भाई, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी तो केवल परीक्षा का आयोजन करता है, फिर उसमें जो है प्रत्याशी जो रहता है, जो कैंडिडेट रहता है, वो अपना कैडर चुनता है। कैडर चुनने के बाद जब वो जाता है तो उस राज्य के कौन से जिले में उसकी नियुक्ति कलेक्टर के पद में होगी, वो तो कौन डिसाइड करेगा? राज्य सरकार डिसाइड करती है कि कौन से जिले का वो कलेक्टर होगा, कौन से जिले में उसका ट्रांसफर करना है, ये सब राज्य सरकार देखती है, ना कि यूपीएससी। यूपीएससी के काम केवल परीक्षा लेना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो ग्राम सभा की प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक सम्मेलन होना चाहिए, गलत है।
2 माह में अगर हम देखें तो टोटल 6 सम्मेलन बोलते हैं, 2 माह में एक्चुअल होना चाहिए। लेकिन अगर हम ग्राम सभा की जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम देखें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि ग्राम सभा का प्रत्येक 3 माह में एक सम्मेलन होना चाहिए, यानी दूसरा पॉइंट सही है। तीसरा है यहां पर कि ग्राम सभा के 1/3 सदस्य अधिक सदस्य द्वारा मांग किए जाने पर ग्राम सभा का सम्मेलन 30 दिन के भीतर बुलाया जाएगा, सही है। चौथा पॉइंट में 1/2 लिखा है वो गलत है, 1/3 सदस्य, इसलिए इसका आंसर है सी, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ग्राम सभा के किसी भी सम्मेलन के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/10 होती है, सही है। सेकंड है ग्राम सभा के गणपूर्ति को पूरा करने के लिए उपस्थित सदस्यों की कम से कम 1/2 महिलाएं होनी चाहिए, गलत है, 1/3 होनी चाहिए, 1/3। तीसरा है ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने की जिम्मेदारी सरपंच और संबंधित पंच की होती है, सही है। चौथा है यदि ग्राम सभा की लगातार 3 बैठक की गणपूर्ति नहीं होती तो उपखंड अधिकारी राजस्व द्वारा सरपंच और पंच को लिखित नोटिस दिया जाएगा, गलत है, कलेक्टर के द्वारा दिया जाता है, ना कि उपखंड राजस्व अधिकारी के द्वारा। और 5वां पॉइंट सही है, अगर वो 5 लगातार बैठक में गणपूर्ति नहीं कर पाता तो उसको पद से हटाने की कार्रवाई चालू होती है, इसलिए इसका आंसर है 1, 3, 5। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, यदि ग्राम सभा के सम्मेलन में गणपूर्ति ना हो तो निम्न में से कौन से विषय पर विचार नहीं किए जा सकते? तो उसमें है वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, प्रशासनिक रिपोर्ट, चारों सही है। 5वां लिखा है नए करों पर चर्चा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। 5वां पॉइंट है लेखा संपरीक्षा। ये 5 विषय ऐसे हैं, वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट तैयार करना, बजट में करों की चर्चा नहीं है ना, इसमें याद रखिएगा। प्रशासनिक रिपोर्ट 4 हो गया, नए करों पर चर्चा ऐसा कोई प्रावधान नहीं, उसकी जगह 5वां पॉइंट है लेखा संपरीक्षा, यानी लेखाओं की जांच करना। इस पर जो है बिना गणपूर्ति के बात नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर है सी, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 74 कि उसमें पूछा है कि अगर पंच और सरपंच दोनों एक साथ निर्वाचित हो जाते हैं और 10 दिन के भीतर बताता नहीं कि वो कौन से पद में रहेगा तो वरीयता क्रम में जो ऊंचा पद होता है वो मिलता है। जैसे वरीयता क्रम देखें तो क्या होगा, पंच, फिर है सरपंच, फिर है जनपद अध्यक्ष या जनपद सदस्य बोल लेते हैं, सदस्य, और जिला सदस्य। तो इसमें सबसे ऊंचा पद अगर हम देखें, सबसे छोटा पद है पंच, उससे बड़ा सरपंच, उससे बड़ा जनपद सदस्य और उससे बड़ा जिला सदस्य। तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए सरपंच और जनपद पंचायत का सदस्य बन जाता है और 10 दिन के भीतर नहीं बताएगा तो उसको जनपद पंचायत के सदस्य का पद मिलेगा, सरपंच का पद रिक्त हो जाएगा। सेम वैसे ही है, तो दोनों में जो ऊंचा पद होगा वो मिलता है। अब इसमें पूछा गया अगर कोई सदस्य विधायक और सांसद बन जाता है तो भाई वो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत नहीं है, वो जो है वो पार्ट जो है वो आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो संसद पारित किया उसके अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो यहां पर जो है यही 4 पद आते हैं, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत का सदस्य। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है पंच व सरपंच के चुनाव के बाद उपखंड अधिकारी राजस्व जल्द से जल्द उप सरपंच के निर्वाचन के लिए ग्राम पंचायत का सम्मेलन बुलाएगा, गलत है, यह सम्मेलन तहसीलदार बुलाता है, जो कि सेकंड पॉइंट में, तो सेकंड पॉइंट सही है। तीसरा बोला यह सम्मेलन ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन होगा और पंचायत इसी सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष के लिए कार्य करेगी, वो गलत है। देखिए जब ये उप सरपंच का निर्वाचन हो जाता है उसके बाद जो है नामों का प्रकाशन होता है, नामों का प्रकाशन होगा तो उसमें कौन पंच बनाए, कौन सरपंच बनाए, कौन उप सरपंच, ये प्रकाशन किया जाता है। उसके प्रकाशन के बाद जो है सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत का पहला सम्मेलन बुलाया जाता है और नाम प्रकाशन के बाद जो सम्मेलन हो रहा है उसी को प्रथम सम्मेलन बोलते हैं और वहां से पंचायत 5 साल के लिए कार्य करती है। तो तीसरा पॉइंट गलत है। चौथा पॉइंट, वह पंच जो उप सरपंच पद के लिए खड़ा है वह स्वयं उप सरपंच के मतदान में वोट नहीं दे सकता। क्यों नहीं देगा? वो तो स्वयं में पंच है, तो क्यों नहीं वोट देगा। और 5वां है सरपंच को उप सरपंच के निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होता, वो भी क्यों नहीं देगा। साफ साफ पंचायती राज अधिनियम में लिखा हुआ है कि उप सरपंच के निर्वाचन के समय सरपंच को पंच ही माना जाएगा, यानी वोट देने का अधिकार सरपंच को भी होगा। तो यहां पर जो 5वां पॉइंट लिखा है वो भी गलत है, इसलिए इसका आंसर है ए, केवल 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से किन किन विधियों से किसी ग्राम पंचायत के सरपंच को हटाया जा सकता है। तो कोई अभी तक ये पढ़ रहा है कि सरपंच इनडायरेक्ट है, तो वो वहां पे संशोधन होने वाला था लेकिन सरपंच इनडायरेक्ट अभी नहीं हुआ है, सरपंच को डायरेक्ट जनता चुनती है। तो सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव से भी हटा सकते हैं, रिकॉल से भी हटा सकते हैं, यानी 2 पॉइंट प्रत्यावर्तन सही है। तीसरा, यदि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से ना करे तो उपखंड अधिकारी राजस्व उसको पद से हटा सकता है, सही है।
चौथा है यदि वह कुछ ऐसा कार्य करे जिससे स्त्रियों के सम्मान में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो राज्य सरकार उसे पद से हटा सकती, सही है। तो देखिए पद से हटाने का अधिकार जो है वो उपखंड अधिकारी के पास भी है और राज्य सरकार के पास भी है, ये दोनों के पास ही होता है पावर। अगर राज्य सरकार चाहे तो वो भी स्वयं से हटा सकती है, उपखंड अधिकारी चाहे तो वो भी हटा सकता है। उसके बाद उसको अपील करने के लिए बोलते हैं, उपखंड जो अपील करेगा, जो सरपंच हटेगा वो अपील कर सकता है। तो यहां पर जो है ये इस तरीके से चारों ही पॉइंट सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 80, मान लीजिए ग्राम पंचायत में 20 वार्ड है जिसमें से 15 वार्ड में ही निर्वाचन हो पाया, 5 वार्ड में किसी कारणवश निर्वाचन नहीं हो पाया। अतः इस समय अगर ग्राम पंचायत का सम्मेलन बुलाया जाए तो इस सम्मेलन की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति क्या होगी। तो अगर देखिए ग्राम पंचायत के सम्मेलन के लिए गणपूर्ति है 1/2, ठीक है। अब यहां पर जो है गणपूर्ति क्या होगी पूछा है, तो गणपूर्ति 1/2 क्या होता है, तत्समय पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों का 1/2 गणपूर्ति होता है, कुल सदस्यों का 1/2 नहीं होता। तत्समय पंचायत का गठन करने वाले कुल सदस्यों, यानी उस समय मान लीजिए यहाँ पर 20 वार्ड है, उसमें से 15 वार्ड में ही चुनाव हुआ है या 15 वार्ड के ही पंच चुनकर आए हैं, तो यहां पर तत्समय पंचायत के कुल सदस्य कितने हुए, 20 थोड़ी हुए, 15 हुए, क्योंकि तत्समय पंचायत का गठन करने वाले सदस्य हो गए 15। अब बोला है गणपूर्ति कितना होता है, तो कई लोग जो है 15 का 1/2 करके देखे हैं और यहां पर आंसर लाके वो रखे हैं 7.5। तब उनको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि 7.5 में हम 7 लें कि 8 लें, लेकिन यहां पर गलती यही हुई है क्योंकि अगर हम गणपूर्ति देखें तो गणपूर्ति केवल पंच की नहीं होती, गणपूर्ति में सरपंच भी शामिल होता है। तो यहां पर गणपूर्ति कितनी हो गई, यहां पर 15 सदस्य हो गए पंच और 1 सदस्य हो गया सरपंच, तो टोटल कितने हो गए तत्समय पंचायत का गठन करने वाले 16 सदस्य। तो 16 सदस्यों का अगर हम 1/2 कर दें तो 8 आएगा आंसर, ठीक है। तो इसलिए गणपूर्ति चाहिए 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, ग्राम पंचायत के विशेष सम्मेलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला, यदि पंचायत के 1/3 सदस्य लिखित मांग करे तो सरपंच ग्राम पंचायत का विशेष सम्मेलन बुलाएगा, तो वहां 1/3 नहीं 1/2 होता है, यानी 50% या उससे ज्यादा मांग करना होता है। सेकंड है, सरपंच को लिखित मांग प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर वो ऐसा सम्मेलन बुलाएगा, 10 दिन नहीं वो 7 दिन होता है। तीसरा है, यदि सरपंच सम्मेलन बुलाने में असफल होता है तो उप सरपंच ऐसे सम्मेलन को बुलाएगा, वो भी गलत है। अगर सरपंच बुलाने में असफल होता है तो जो लोग विशेष सम्मेलन की मांग कर रहे हैं वो सम्मेलन बुला लेंगे। और चौथा है, यदि सरपंच कम से कम 3 बार ऐसा सम्मेलन बुलाने में असफल होता है तो पद से हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी, तो धारा 40 के अधीन उसको पद से हटाया जा सकता है। तो इसलिए डी पॉइंट जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 82 कि जनपद पंचायत की स्थायी समिति और उसके विषय में कार्य वो आप सम्मिलित कर लीजिए, आंसर बी है। आपको अगर डाउट है तो यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ आप देख लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, यदि 2 या 2 से अधिक पंचायत के मध्य विवाद होने पर उस विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। तो बहुत से लोग यहाँ पर डाउट करके क्या मारे हैं, पंचायत की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगर आप पंचायती राज अधिनियम देखें तो अगर ग्राम सभा के मध्य विवाद होता है, 2 या 2 से अधिक ग्राम सभा के मध्य, तब उस ग्राम सभा की संयुक्त बैठक होती, ना कि ग्राम पंचायत की होती है। तो यहां तो बोला है पंचायतों के मध्य विवाद होता है, तो अगर पंचायतों के मध्य विवाद होता है तो विवादों का सुलझाव करेगा वो राज्य सरकार करेगी। यही पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य हो जाता है तो केंद्र सरकार के परामर्श पर राज्य सरकार करती है। तो ये आप पढ़े भी हुए हैं। तो अगर 2 या 2 से अधिक पंचायतों के मध्य विवाद होता है तो राज्य सरकार सुलझाएगी। पंचायत और छावनी बोर्ड यानी सैन्य से संबंधित जो छावनी बोर्ड होता है तब केंद्र सरकार सुलझाएगी राज्य सरकार से परामर्श लेकर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 92, नगर पंचायत के पार्षद को पद से हटाने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यदि पार्षद का पद में बना रहना लोकहित में ना हो तो राज्य सरकार कभी भी उसे पद से हटा सकती है, राज्य सरकार नहीं हटाती, कलेक्टर हटाता है। तो पहला पॉइंट गलत है। दूसरा, यदि वह पाए जाते कि उस आरक्षित वर्ग का नहीं जिसके लिए सीट आरक्षित है तो कलेक्टर पद से हटाएगा, सही है। तीसरा, अगर पंचायत के पार्षदों के 2/3 निर्वाचित पार्षद लिखित मांग करें तो वह अशोभनीय आचरण के पार्षद को पद से हटाया जा सकता है, सही है। तो इसलिए इसका आंसर है डी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किसके लिए प्रतिभूति की राशि आधा होती, जमानत राशि। तो इसमें सामान्य वर्ग की महिला को नहीं ले रहे। अरे भाई कहीं भी साफ साफ लिखा है तब महिलाओं के लिए भी राशि आधी होगी, तो महिला वो SC हो, ST हो, BC हो या अनारक्षित हो, जनरल वर्ग की हो, तो उसके लिए भी तो जमानत राशि आधी होगी।
तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो महिला रिजर्वेशन वाली होनी चाहिए, कोई नॉर्मल भी होगी, नॉर्मल महिला होगी सामान्य कैटेगरी की, अनारक्षित वर्ग की, तो उसके लिए भी जमानत राशि आधी होती है। तो इसलिए इसका आंसर है 1 2 3 4। एक क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 33 कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। तो हमारा साफ साफ बताया गया है संविधान में कि जो लोकसभा की सीटें होंगी तो राज्यों से कुल 530 लोग आएंगे, लोकसभा में राज्यों से 530 लोग आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 लोग आएंगे अधिकतम, और 2 सदस्य जो है वो एंग्लो इंडियन रहेंगे जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो इसलिए केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम 20 लोगों को भेजा जा सकता है केंद्र शासित प्रदेश से। क्लियर है? तो यहां पर मतलब केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम 20 सीटें हो सकती है, तो इसलिए इसका आंसर है 20। अब 2 एंग्लो इंडियन वाला तो हट गया है, तो अब हो गया 550, अभी भी संविधान 550 हो गए, 552 की जगह। तो यही था हमारा जो कुछ डाउट पूछा गया था। उम्मीद करता हूं जो भी आपका डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगली डाउट क्लास में।